आप देख लीजिए दुनिया कैसे चल रहा है। नेपाल की रिजीम चेंज कैसे हुई। शायद ओली सरकार और कुछ वेस्टर्न मीडिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि कुछ मौत और कुछ गोलियों से शायद हमारी जो प्रोटेस्ट है ये यहीं पे ख़त्म होगी, लेकिन वो गलत थे। सबसे बड़ी गलती वही थी। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने एक डिसीजन लिया कि हम सोशल मीडिया को बैन करेंगे। उसका कारण ये था कि सोशल मीडिया पे लोगों ने, नेपाल के यूथ ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों का जो लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल थे, वो लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल को उन्होंने मंजर पे लाया, लोगों के यानी कि सामने ला के रखे। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अगर ये पॉलिटिशियन के बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा है तो ये पैसा कहाँ से आता है। अगर नेपाल गवर्नमेंट गरीब है, अगर नेपाल में गुर्बत है, तो ये पॉलिटिशियंस के बच्चे जो है ये कहाँ से इतना पैसा कमा के लाते हैं। तो शुरुआत इससे हुई और इसी कारण गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम सोशल मीडिया को बैन करेंगे। और रीज़न बता दिया गया कि ये लाइसेंसिंग का कारण है कि इनके लाइसेंसिंग नहीं, इनके ये नहीं है, इनके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को सामने करके इनको बैन कर दिया। कुछ टाइम बैन चला और इसके साथ ही एक मूवमेंट शुरू हुई, एंटी सोशल मीडिया बैन। सोशल मीडिया के बैन पे एक मूवमेंट शुरू हुई जो यूथ ने चलाई और सोशल मीडिया को फिर से रेस्टोर किया गया। लेकिन अब मूवमेंट यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मूवमेंट ने तब तक एक और मोड़ लिया था, क्योंकि सारा यूथ और नेपाल की जो लोग हैं वो इन प्रोटेस्टर्स यानी कि इस यूथ के साथ जुड़ गए थे और आगे चल के ये बना एंटी करप्शन मूवमेंट। इस एंटी करप्शन मूवमेंट ने ऐसा मोड़ लिया, ऐसा तांडव मचाया कि नेपाल के हर एक स्ट्रीट पे, हर एक गली में आगजनी हुई। क्योंकि इतना आक्रोश 20 साल पहले ये चिंगारी लगी थी, ये शुरुआत हुई थी 20 साल पहले। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आई, जिसकी भी आई, चाहे वो ओली हो, चाहे वो देवपा हो, चाहे वो प्रचंड हो, तो सबकी गवर्नमेंट जो है वो यानी कि करप्शन में लथपथ थी। तो ये गुस्सा लोगों के दिमाग चढ़ा और उस पे उन्होंने एक्शन की और एक मूवमेंट चलाई, एंटी करप्शन मूवमेंट। तो एंटी करप्शन मूवमेंट में उन्होंने ऐसा भाग लिया कि एंटी करप्शन मूवमेंट को ऐसा चलाया कि उन्होंने सीधे टारगेट किया पूरे सिस्टम को, जो भी सिस्टम था, जिसकी भी सरकार थी, चाहे वो सरकार थी, ये सरकार थी, सब सरकारों को, सब सिस्टम को उन्होंने टारगेट किया। उसमें उनके घर भी जल गए, जैसे कि देवपा, ओली और प्रचंड के, इनके घर भी जला दिए गए। कुछ मिनिस्टर्स को रोड पर निकाल के नंगा दौड़ा के मार दिया गया। कुछ मिनिस्टर्स ने अपना यानी कि अपने आप को बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे मारी। कुछ पुलिस वालों ने अपने आप को बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे मारी और कुछ जख्मी हुए। कुछ को हेलीकॉप्टर से अपने छतों से उठाया गया और उनको सेफ जगह पे ले जाया गया। तो मूवमेंट ऐसी चली, ये दुनिया की सबसे छोटी मूवमेंट चली और जिसने रिजीम को चेंज किया। सिर्फ 2 दिन में नेपाल की रिजीम चेंज हुई। नेपाल की रिजीम चेंज होने का कारण था करप्शन। सो बी क्लियर कि करप्शन सबसे बड़ा यानी कि मसला था नेपाल में, जिससे ये रिजीम चेंज हुई। और इस रिजीम चेंज होते होते बहुत सारे जाने गए, बहुत सारे मिनिस्टरों के घर जले, कुछ होटल जला दिए गए, कुछ मॉल जला दिए गए, कुछ शॉपिंग ऑर्किड्स जला दिए गए जो कि रिलेट थे किसी भी मिनिस्टर के साथ। जो भी कोई प्रॉपर्टी किसी मिनिस्टर के साथ रिलेट थी, वहाँ पे ये इन प्रोटेस्टर्स ने, जिनका था जनरेशन जेन जी ने इन पे आगजनी कर दी। तो सामने ये आया कि ये प्रोटेस्ट जो है ये सबसे छोटी यानी कि सबसे कम टाइम पे इन्होंने रिजीम चेंज की आज तक, जो कि वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ ऐसा कि इतने कम टाइम पे ये रिजीम चेंज हो, वो भी सिर्फ 2 दिन में। और उसके बाद आर्मी ने नेपाल को टेक ओवर किया, मगर इस शर्त पे कि जब जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के ओली, वो रिज़ाइन देंगे। तो फिर ओली को भी मुस्तफ़ी होना पड़ा। उस ओली ने भी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन दिया और उसके बाद आई कंट्रोल करने वहाँ की आर्मी चीफ ने सीधे जनजी प्रोटेस्टर्स को अपने पास बुला के उनके साथ सलाह मशवरा करके एक लेडी जो कि फार्मर मिनिस्टर बनी नेपाल की, जो फार्मर चीफ जस्टिस भी थी, तो उनको
नेपाल को सौंप दिया गया। अभी नेपाल पूरा 20 साल पहले पीछे चला गया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जला दिया, प्रोटेस्टर्स ने उन्होंने जला दिया, उसको बनाने में ही अभी 20 साल लगेंगे और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होगी वो